सभी को नमस्कार। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। सामान्य अध्ययन के पेपर में जो कंपोजिशन होता है उसका जनरल स्टडी का, उसमें आपके इतिहास आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के बारे में आते हैं, करंट अफेयर्स आती है, गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह सब आते हैं। लेकिन एक जनरल सा टॉपिक है जो सामान्यतः हर पेपर के, जो जनरल स्टडी का जो पेपर होता है उसके कंपोजिशन में होता है, वो होता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के जो पेपर होता है उसका सामान्यतः ये माना जाता है कि बहुत सारे कंपटीशन ऐसे है जिनमें उसका वेटेज खूब होता है। जैसे 100 क्वेश्चन में से कई बार 20 से 30 क्वेश्चन, यहां तक कि 40 क्वेश्चन तक उसमें सामान्य विज्ञान के आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है खासतौर पर कला और वाणिज्य वर्ग के छात्रों को। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विज्ञान वर्ग के छात्र उसमें जानते हैं, विज्ञान वर्ग के छात्र भी ऐसे हैं जो सामान्य विज्ञान की कम जानकारी है, उनको विज्ञान की जानकारी हो सकती है, लेकिन सामान्य विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो दैनिक क्रियाकलाप से रिलेटेड होता है और कई छोटी छोटी चीजें जो कि 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक की किताबों में पाई जाती है, वो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि वहां से वो क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी संबंध में आज मैं चाहता हूं कि सामान्य विज्ञान के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो उस संबंध में जो पहला चैप्टर है वो साइंस की जो ब्रांचेज हैं विज्ञान, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित चीज का अध्ययन साइंस की किस शाखा में किया जाता है, या दे देते हैं कि भाई फलानी चीज का अध्ययन साइंस की किस ब्रांच से रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है। तो उन कुछ खास साइंस की जो किताबें हैं या ब्रांचेज हैं उनमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बिल्कुल कॉमन है। साइंस जो होती है उसको फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो बायोलॉजी में सामान्यतः हम जीवों के बारे में जानकारी लेते हैं, जीव पौधा भी हो सकता है, जीव प्राणी भी हो सकता है, वो सब चीजें जो वृद्धि करे, विकास करे, श्वास ले, मतलब जिसमें उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हो, वो जीव में आता है। तो अपना ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जीव विज्ञान में सिर्फ वो चीज आए जो आदमी या एनिमल्स इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं, पौधे भी जीव है, और पौधे जितने भी प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे प्लांट्स जीव विज्ञान में आते हैं। तो जीव विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं हैं जिनमें हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं, उसी से संबंधित कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती है। लगभग हर 3 कंपटीशन में से एक जनरल साइंस के क्वेश्चन में जरूर ब्रांच का नाम पूछा जाता है। तो जो कंफ्यूजिंग है, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहां पर इकोलॉजी। इकोलॉजी ये इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है या हिंदी में सेम ऐसे कैसे इकोलॉजी के नाम से लिखा होता है, ठीक है। इकोलॉजी के हम जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है और उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है, कौन जो भी इंटरेक्शन वो करता है, चाहे वो जैविक कारक हो चाहे अजैविक कारक हो, उनके बारे में अध्ययन करता है। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी साइंस की, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें किसी जीव और उसके चारों तरफ के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजी। दूसरा नाम है इससे लगभग मिलता जुलता, इथोलॉजी। एक है इकोलॉजी और एक है इथोलॉजी। ये इसको हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी का मतलब कोई जीव और उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या आदान प्रदान हो रहा है, कौन चीज वो पर्यावरण से ले रहा है, कौन चीज पर्यावरण को दे रहा है। तो उन सब चीजों का जैसा अध्ययन करेंगे वो आएगा इकोलॉजी में। और दूसरा है इथोलॉजी। इथोलॉजी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल सकता है या ऐसे के ऐसे हिंदी में लिख देंगे इथोलॉजी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, इथोलॉजी को, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यावहारिकी, ठीक है। व्यावहारिका का मतलब व्यवहार, किसी भी चीज का व्यवहार, बिहेवियर के बारे में, किसी एनिमल का बिहेवियर डिस्कस करना है तो वो किस में करेंगे, इथोलॉजी में, कि कौन किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो इथोलॉजी, ठीक है ना। तो ये
पारिस्थितिकी, जो जीव और उसके चारों तरफ के पर्यावरण के बारे में अध्ययन, ये इथोलॉजी। इथोलॉजी का मतलब व्यवहारिकी। व्यवहारिकी वो शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें किसी भी चीज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं अपन। अब ये दोनों हो गए, इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना। इकोलॉजी का मतलब उसके चारों तरफ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट की स्टडी, और इसमें व्यवहार का अध्ययन। अब मायोलॉजी। मायोलॉजी जो होता है ये होता है मसल्स से रिलेटेड शब्द है। मायो का मतलब मसल्स, मसल्स का मतलब मांसपेशी, ठीक है। मायो का मतलब होता है मसल। ये में जो मायो शब्द है ना, इसको यहां से निकाल दो। मायो मींस मसल, और मसल्स का मतलब मांसपेशियां। तो विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मसल्स के बारे में अध्ययन करें या मांसपेशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, कौन कौन सी मांसपेशियां कहां क्या काम करती हैं, वो जो एक बुक होती है बायो की, उसमें उसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। मायो जो शब्द है इसका एक दूसरा समानार्थक शब्द है, कई बार उससे भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि जो मसल होती है ना, ये एक टिश्यू है, और इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको हम साइंस में सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ये इसका साइंटिफिक नेम है एक तरह से, सार्कोमियर। सार्कोमियर का मतलब मसल्स की यूनिट है, वो उसको बनाने वाली इकाई है। तो मायोलॉजी तो आता ही आता है। मायोलॉजी की जगह कई बार ऐसे भी लिखा आता है सार्कोलॉजी, ठीक है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, या करके मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। सामान्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाता है मायोलॉजी, लेकिन कभी कभी जैसे साइंस से जुड़े हुए कंपटीशन होता है उसमें सार्कोलॉजी भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ही यही है, मांसपेशियों का अध्ययन, ठीक है ना। अब मायोलॉजी से जुड़ता हुआ दूसरा शब्द है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, देखिए मायोलॉजी और माइकोलॉजी में थोड़ा ही फर्क है, सिर्फ इसमें सी लगा दिया है। तो माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। ये हिंदी में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मायोलॉजी के समानार्थक जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। और माइकोलॉजी ऐसा आएगा या ऐसे क्या जाएगा। तो जितने भी कवक हैं, जैसे आचार वगैरह पे जो फफूंद लग जाती है ना सफेद कलर की, या जैसे संतरा आपने रख दिया और वो सड़ गया तो उसके ऊपर आप देखना भूरे कलर की या सफेद कलर की फफूंद जैसी लग जाती है, या कोई भी सड़ा गला अचार है उसके ऊपर लग जाती है। बारिश के दिनों में आपने देखे होंगे व्हाइट व्हाइट कलर की खुम्बी जो होती है, या सांप की छतरी जिसे बोलते हैं, वो सब क्या है? कवक है, फंगस है। होते हैं पौधे ही हैं लेकिन उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए वो सफेद कलर के होते हैं। क्योंकि जितने भी पादप है उनको हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल, एक वर्णक पाया जाता है। ये सब आप जानते होंगे, नहीं तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पादपों को हरा रंग कौन सा वर्णक देता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। यहां कवक के अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए सफेद रंग के होते हैं, या कई बार और रंग होते हैं इनमें सफेद के अलावा जो उसमें कैरोटीन्स की वजह से आते हैं। तो माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? कवकों का अध्ययन, ठीक है। मायोलॉजी का मतलब मांसपेशियों का अध्ययन, और माइकोलॉजी का मतलब कवकों का अध्ययन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये दोनों पैरेलल इसलिए लिए कि ये कंफ्यूजिंग है, यहां कई बार अपन है ना कंफ्यूज हो जाता है शब्दों से। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन, इथोलॉजी किसी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, मायोलॉजी मांसपेशियों के बारे में अध्ययन, और माइकोलॉजी कवकों के बारे में अध्ययन, जो एक प्रकार का पादप जैसा ही होता है, बॉटनी में पढ़ा जाता है, लेकिन क्लोरोफिल का अभाव होता है। अब नेक्स्ट जो आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, आपके आता है इसमें इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो होता है इसमें आप इसको ऐसे कैसे भी आ सकता है, या हिंदी में भी लिखा होता है इक्थियोलॉजी, ठीक है। जो साइंस वाले हैं वो समझते हुए, एक शब्द होता है इक्थियोफिस। तो इक्थियोलॉजी का मतलब होता है, यहां इक्थियो जो शब्द है, इक्थियो का मीन होता है फिश, ठीक है ना। फिश का मतलब मछली। तो आपको इसमें अब पता चल गया, इक्थियो मतलब फिश, फिश का मतलब मछली। मतलब ऐसी शाखा, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर? जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको किस में डालें? इक्थियोलॉजी। किस नाम से जानेंगे? इक्थियोलॉजी। दूसरा है आपके इक्थियो जैसा ही मिलता जुलता शब्द है, वो है आपके ऑर्निथोलॉजी। क्या शब्द है? ऑर्निथोलॉजी। तो ये इस तरह भी आपके मिलेगा वहां पर, ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोज का मतलब होता है, यहां पर जो ऑर्निथो शब्द है
इस ऑर्निथो शब्द का मतलब है बर्ड, और बर्ड्स का मतलब पक्षी। क्लियर? देखिए, इक्थियो, इक्थियो का मतलब फिश, फिश का मतलब मछली, और ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, बर्ड का मतलब पक्षी। तो इन दोनों में क्या, इक्थियोलॉजी का मतलब फिश, मछलियों के बारे में अध्ययन करने वाली विशाखा को क्या बोलेंगे, इक्थियोलॉजी। और पक्षियों का अगर आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो यहां दोनों मिलेंगे आपको, इक्थियो भी लिखा मिलेगा और तब आप कंफ्यूज होंगे। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, ऑर्निथो का मतलब पक्षी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना? अब आपके आता है ऐसे ही, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रो जो शब्द है, इसका शब्द का मतलब होता है ह्यूमन, और ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ठीक है ना? मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, किस किस प्रकार से वो किस किस मानव में कब कब बदला। तो ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है, या ह्यूमन की जो कल्चर डेवलपमेंट है, संस्कृति का जो विकास है, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जितना भी स्टडी करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। किस में करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। इसका ऐसे कैसे लिखा आएगा एंथ्रोपोलॉजी, या ऐसे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है ना? और हिंदी में बोलते हैं इसको मानविकी। तो बहुत कम संभावना है कि वो मानविकी शब्द आपको देगा, क्योंकि मानविकी शब्द अगर आपको दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानव के बारे में अध्ययन है। तो एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ आता है कि विज्ञान की किस शाखा में मानवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी, या हिंदी में एंथ्रोपोलॉजी, दोनों शब्द एक जैसे ही आएंगे। इससे मिलता जुलता एक शब्द है आपके एंटोमोलॉजी। क्या शब्द है? एंटोमोलॉजी। और एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई जीव है तो वो है इंसेक्ट। जितने भी कीड़े मकोड़े आपके आसपास पाए जाते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े या जितने भी इंसेक्ट्स आपके आसपास पाए जाते हैं, उनके बारे में जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलोगे आप? एंटोमोलॉजी। ठीक है ना? हिंदी में तो इसको कीट विज्ञान कहते हैं, लेकिन हिंदी वो आपके आएगी नहीं वहां पर, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन बना के सीधा दे रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के हिसाब से देगा। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। अगर कीट विज्ञान आपने दे दिया उस आपको उन्होंने, तो वो पेपर सेटर इस तरह से देगा नहीं। तो यहां पर या तो एंटोमोलॉजी इस तरह से लिखा हुआ आएगा, या इस तरह से एंटोमोलॉजी। ठीक है ना? और एंटोमो का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के बारे में, कीट पतंगे के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, दैट इज एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ठीक है? तो ये चार शब्द ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि यहां तक जो मैंने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जो अगर ब्रांच का नाम पूछा जाता तो 90% इन 8-10 में से ही आता है। इसके अलावा बहुत कम संभावना होती है कि वो बनाएंगे आपके क्वेश्चन। तो इक्थियोलॉजी, फिश के बारे में अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स के बारे में अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी, मानव के बारे में अध्ययन, और एंटोमोलॉजी, कीटों के बारे में अध्ययन। ये चारों कंफ्यूजिंग है, चारों इंपॉर्टेंट है। उधर मायोलॉजी और माइकोलॉजी, मसल्स और आपके कवक के बारे में अध्ययन, और इकोलॉजी और इथोलॉजी एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। वो आपके उसके बारे में अध्ययन, एक एनवायरनमेंट के बारे में और एक व्यवहार के बारे में। अब एक आती है आपके हर्पेटोलॉजी। ठीक है ना? हर्पेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, या तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके, या इस तरह से हर्पेटोलॉजी। ठीक है ना? लास्ट में जो लॉजी शब्द है इसका मतलब है लॉगस, ग्रीक शब्द है। लॉगस का मतलब होता है स्टडी अबाउट, मतलब किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हर्पेटोलॉजी में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो होते हैं एम्फीबिया और प्लस रेप्टिलिया। ठीक है? हर्पेटोलॉजी में कितने प्रकार के जीवों का अध्ययन करेंगे? दो क्लास, क्योंकि जितने प्राणी हैं उनको कई क्लासों में बांटा गया है, तो यहां दो क्लास के प्राणी आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा एम्फीबिया और एक हो जाएगा रेप्टिलिया। एम्फीबिया के अगर हिंदी में देखें तो इनको बोलते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब ऐसे प्राणी जो दो प्रकार के वास स्थानों में रह सके, जैसे मेंढक पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है। ठीक है ना? तो वो किस में आ गया? उभयचर में आ गया। ऐसे ही रेप्टिलिया जो होते हैं वो उसमें सारे सरीसृप आते हैं। सरीसृप का मतलब रेंग कर चलने वाले प्राणी,
जमीन पर रैंक है, जो इसमें सांप जितने भी हैं वो सारे रेप्टाइल में आ जाएंगे, छिपकलियां जितनी भी हैं वो सब रेप्टाइल में आ जाएगा, क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल में आ जाएगा। जबकि एम्फीबिया के केस में देखें मेंढक, टोड, कछुआ वगैरह वो सब उसमें एम्फीबिया में आ जाएंगे। तो एम्फीबिया मतलब मेंढक, सांप, छिपकली, कछुआ, उनके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की कौन सी शाखा होगी? हर्पेटोलॉजी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लें कि जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें हम सांपों के बारे में अध्ययन करें, तो वो शब्द होगा ऑफियोलॉजी। अगर सांप, मेंढक, छिपकली सबका पूछे तो वो हर्पेटोलॉजी। अगर सिर्फ सांप का पूछे तो ऑफियोलॉजी। इसमें क्या होगा? स्नेक्स, ओनली सांप के बारे में अध्ययन अगर अपन करते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑफियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है यहां पर? अब इस प्रकार से ऑफियोलॉजी स्नेक्स का अध्ययन और हर्पेटोलॉजी आपने उसका अध्ययन, एम्फीबिया और रेप्टाइल का अध्ययन। तो इस प्रकार से अपने कुछ मुख्य अभी 2-4 ब्रांच और है जिसके बारे में हम जानकारी जारी रखते हैं। एक है आपके ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। ऑस्टियो का मतलब होता है आपके बोन। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन्स, हड्डियां। ठीक है ना? तो शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं उनके बारे में बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, उसमें अलग से अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, बोन्स का अध्ययन। ठीक है, अस्थि जो होती है, बोन्स होती हैं, उनके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो वो विज्ञान की शाखा कहलाती है आपकी ऑस्टियोलॉजी। दूसरा इससे जुड़ता है ओडेंटोलॉजी। और ओडेंटो का मतलब होता है टीथ्स। किसी प्राणी में जो दांत पाए जाते हैं, दांतों के बारे में अध्ययन, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं, बड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, वयस्क के दांत और बच्चे के दांतों की संख्या में अंतर होता है। तो उन सब चीजों का अध्ययन अपन करते हैं तो वो होती है आपके ओडेंटोलॉजी। तो इन दोनों में ना थोड़ा ही डिफरेंस है। एक है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब बोन, और ओडेंटो का मतलब होता है टीथ। तो टीथ्स के बारे में अध्ययन ओडेंटोलॉजी, हड्डियों के बारे में अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना? आपके एक जनरल साइंस में एक हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, हर तीसरे चौथे कंपटीशन में आपके रिपीट होता है कि शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो सब जानते हैं कि टीथ का जो बाह्य आवरण होता है, जो कि चिकना होता है, टीथ का इनेमल। ठीक है ना? टीथ नहीं होता है, टीथ के ऊपर पाई जाने वाले जो आवरण होता है टीथ इनेमल बोलते हैं उसको। टीथ मिनिमल इज द हार्डेस्ट बोन। आप एक बार है ना, कंकर भी आपके मुंह में आ जाता तो उसको भी चबा जाएंगे, तो वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ऐसे ही पूछा जाता है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान के अंदर एक स्टेपस करके हड्डी पाई जाती है, वो कान की जो हड्डी होती है बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। कई बार पूछा जाता है, अपन जब हड्डियों के बारे में मैं अलग से एक बार पढ़ाऊंगा आपको, कौन कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, किसकी बनी, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अभी बात चली, तो दांतों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो इनेमल होता है। टीथ का इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। दांतों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ठीक है? ऑस्टियोलॉजी बोन्स के बारे में, जितना भी कंकाल तंत्र आपकी शरीर में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्टियो, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डियां, और ओडेंटो का मतलब होता है टीथ। ठीक है? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आता रहता है, पैलिएंटोलॉजी। और पैलिएंटो का मतलब होता है, अपने आप में जो शब्द है इसका मतलब होता है फॉसिल्स। ठीक है? पैलिएंटो का मतलब फॉसिल्स। अगर हिंदी में लिखेगा तो वो लिखेगा जीवाश्म विज्ञान, उससे आप समझ जाओगे। तो उस जीवाश्म विज्ञान का भी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं पैलिएंटोलॉजी। ठीक है? तो इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा में अपन किसका अध्ययन करते हैं? फॉसिल्स का, जीवाश्म का। जो लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव या पौधे जितने भी रहे हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होके, उनकी जो बॉन्स वगैरह हैं वो सेडिमेंट होके पत्थरों में परिवर्तित हो जाती है, और वो अवशेष के रूप में खुदाई वगैरह में मिलती है। कई बार आपके इधर उधर जीवाश्म मिलता है, कोई डायनासोर्स का मिलता है, कभी ह्यूमंस के मिलते हैं। तो उन सब के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वो होती है पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। ठीक है? एक इससे मिलती जुलती ब्रांच है पैलियोबॉटनी। यहां पर ये सब तो पैलियो तो वही फॉसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब तो वही है जीवाश्म। ठीक है? लेकिन आगे शब्द क्या जोड़ दिया है? बॉटनी। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति। बॉटनी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो आप इससे मान लीजिए पैलियो का मतलब फॉसिल और बॉटनी का मतलब पेड़ पौधे। तो पैलियो बॉटनी का मतलब हो गया विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये पैलियोंटोलॉजी का मतलब तो जीवाश्म, वो जीवाश्म कोई भी हो सकता है, पौधे का हो सकता है, प्राणी का हो सकता है, लेकिन नीचे जो अपन ने ये ब्रांच पढ़ रहे हैं पैलियो बॉटनी, इसका मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के फॉसिल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक है शब्द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब आप देखते होंगे कि बहुत सारी लैब बनी होती है जहां खून जांच वगैरह होती है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं रोग विज्ञान। ठीक है ना, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग, उनके लक्षण और उनके निदान, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है ना, ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद है आपके एंथोलॉजी, और एंथो का मतलब होता है फ्लावर्स। ठीक है ना, जितने भी प्रकार के फ्लावर्स, जितने भी प्रकार के पुष्प या फूल जो पाए जाते हैं, उनके बारे में जिस शाखा में अपन अध्ययन करते हैं, दैट इज एंथोलॉजी। और इसी के आसपास का है आपके पोमोलॉजी। एक है फ्लावर से संबंधित, और पोमो का मतलब होता है फ्रूट्स। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रूट को। जितने भी प्रकार के फ्रूट्स पाए जाएंगे, उन फ्रूट्स के अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसको बोलेंगे पोमोलॉजी। और ये हो गया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी है आपके पोमोलॉजी। पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन फलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पीडोलॉजी वाला। पीडोलॉजी पूछा जाता है, मिट्टी की जो ऊपरी सरफेस होती है, जहां भी जमीन है, जमीन की ऊपर वाली सरफेस जो कि लूज होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं, जिसमें खाद मिली हुई रहती है, सड़ी गली पत्तियां पाई जाती हैं, उस ऊपर उपजाऊ वाले भाग को अपन बोलते हैं सॉइल। क्या बोलेंगे? मृदा। तो मृदा के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा या सॉइल के बारे में अध्ययन करा, दैट इज नॉन ए पेडोलॉजी। और बहुत कॉमन है, आता रहता है ये क्वेश्चन, पेडोलॉजी वाला। उसके बाद आपके है फाइकोलॉजी, वहां अपन ने पढ़ा था माइकोलॉजी। ठीक है ना, कवक का अध्ययन। और यहां क्या पढ़ रहे हैं? फाइकोलॉजी, शैवाल। आप देखना पानी वगैरह में ग्रीन कलर के कोई पौधे तैर रहे होते हैं, या अपन है ना किसी तालाब में जाएंगे तो वहां हरे रंग का, कई बार है ना एक सीजन में पर्टिकुलर में गुलाबी रंग की सी एक परत उसके ऊपर दिखाई देती है, या हरे कलर की चीजें, या कहीं पानी कहीं रस रहा है पाइप में तो वहां हरी हरी सी कोई पौधे जैसी संरचना छोटी छोटी सी उग जाती है, जिसको आप काई बोलते हो। ठीक है ना, वो काई क्या होती है? शैवाल होती है। ठीक है ना, शैवाल के बारे में विज्ञान की जिस शाखा पर अपन अध्ययन करेंगे, दैट इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो एक तो है फाइकोलॉजी, एक अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था माइकोलॉजी। तो शैवाल के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे वो फाइकोलॉजी, और एक हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब है फंगस, और फंगस का मतलब है आपके कवक। तो कवकों का अध्ययन करेंगे वो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन करेंगे वो फाइकोलॉजी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपके हिमेटोलॉजी। हिमेटो का मतलब होता है आपके ब्लड। हिमेटो ब्लड से रिलेटेड चीज है। तो रक्त जो आपका होता है, ब्लड या रक्त जिसे आप कहोगे, उसके बारे में अध्ययन कि रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आप देखते हो कि रक्त अपने आप में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी लगता है अगर आपको नहीं आता है। रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो आपको वहां नीचे लिखे होते हैं कि ये है, ये है, ये है। तो उसमें सीधा सा उत्तर है कि वो एक संयोजी उत्तक है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये सब संरचना। और एक ब्लड का जो मुख्य पार्ट है वो है उसका प्लाज्मा, द्रव्य। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और ये तो ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। निश्चित संख्या में होती है, कोशिकाओं की संख्या होती है। आप कभी ब्लड चेक करा के जाओ तो एक रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है आरबीसी इतनी, डब्ल्यूबीसी इतनी, प्लेटलेट इतनी, सारी चीजें।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं का अध्ययन किया जाए तो उसको आप बोलोगे हीमेटोलॉजी, मतलब रक्त के बारे में अध्ययन। क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। ठीक है ना? ये कुछ मुख्य ब्रांच है, हालांकि बुक्स में बहुत सारी दी हुई होती है, लेकिन आपको मैं यहां पर ये मुख्य बता रहा हूं जो कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी और आती रहती है। ठीक है ना? उसके अलावा जैसे बाय द वे पूछ लिया जेनेटिक्स क्या है, तो उसका सीधा सा है, जेनेटिक्स का मतलब जीन। ठीक है? तो आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन, जैसे कि मां बाप के जो लक्षण होते हैं वो बेटे बेटियों में जाते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन? आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी किससे रिलेटेड है? जीन से। डीएनए, आरएनए, ये ऐसे आनुवंशिक पदार्थ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तभी तो अपन बच्चे होते हैं अपने मां बाप जैसे दिखते हैं, या दादा दादी या नाना नानी के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए। और डीएनए में छोटी छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जीन्स। तो जीन्स के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए वो होती है जेनेटिक्स। ऐसे ही कोशिका का अध्ययन किसी में करें तो वो होती है साइटोलॉजी। ठीक है? ऐसे ही किसी चीज का वर्गीकरण के बारे में अगर, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब जीव जंतुओं का वर्गीकरण या पादपों का वर्गीकरण, कुछ भी जीव के बारे में, पौधों के बारे में वर्गीकरण करते हैं कि भाई ये रेप्टाइल्स हैं, मतलब ये सांप है, छिपकलियां हैं, ये मैमल्स है। मैमल्स का मतलब ऐसे प्राणी जिनके ऊपर बाल पाए जाते हो, जिनके शरीर पे उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, तो क्लास में डिवाइड कर देते हैं। तो जिस शाखा में इनको करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से डिवीजन, दैट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है ना? इस प्रकार से ये कुछ शाखाएं हैं, आप इनको रिपीट करके देखना। कंपटीशन में आते, कोई भी कंपटीशन आती रहती है, अभी आपके रीट की, कांस्टेबल की, वन विभाग की, और एसएससी वगैरह, आरएस, आईएएस, किसी में भी जाओ, ये एक जनरल क्वेश्चंस है, आते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।